नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सी टेट और विभिन्न टेट में कई बार। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन। देखिए विकल्प है, पहला परिभाषा के रूप में किया जाना चाहिए, दूसरा संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए, तीसरा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, चौथा अधिक अंकों का होना चाहिए। तो देखिए अगर करेक्ट आंसर इसमें देखें कि व्याकरण के जो पक्ष होते हैं और शब्दों की जो बारीकी होती है उसका समझ का आकलन किस में किया जाना चाहिए, केवल परिभाषा के रूप में किया जाना चाहिए, परिभाषा के रूप में किया जाना चाहिए बोल रहे हैं, है ना। तो केवल परिभाषा से ज़्यादा मतलब क्या है कि उसका जो है भाषा में प्रयोग किस प्रकार से है ना। तो ये पहला आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए, तो ये तो करेक्ट है कि संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। तीसरा विकल्प देखते हैं, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा अधिक अंकों का होना चाहिए, तो ये भी गलत है, अधिक अंकों से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए व्याकरण की समझ का, व्याकरण के पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन, मतलब कि भाषा में जो प्रयोग, व्याकरण का प्रयोग हो रहा है, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो व्याकरण उसमें सही प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका आकलन कैसे करेंगे, तो संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि व्याकरण के जो जब प्रयोग हो रहा है भाषा में, तो उसका अगर लिखित भाषा है तो लिखित संदर्भ में हम उसको देखेंगे, है ना, मौखिक है तो मौखिक में देखेंगे, है ना, और किस संदर्भ में भाषा प्रयोग हो रहा है उसके अनुसार भी व्याकरण जो है निर्धारित होता है। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर है दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है भाषा शिक्षण में जितने भी सी टेट और विभिन्न टेट में पूछे गए हैं सारे सवालों का जो है आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। आप लोगों को प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है देखने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें जो है उसको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा, तो आप लोगों को जो है लगभग भाषा शिक्षण का तैयारी हो ही जाएगा। देखिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, भाषा शिक्षण में आकलन का प्रयोग मुख्यतः के लिए होना चाहिए। देखिए, है ना, किसके लिए होना चाहिए, पहला बच्चों के भाषा सौंदर्य का परीक्षण, दूसरा बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, तीसरा भाषा के उच्च ज्ञान का परीक्षण, चौथा भाषा की पाठ्यचर्या का स्तन ज्ञान। तो देखिए भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः खाली स्थान के लिए होना चाहिए, ठीक है। पहला बच्चों के भाषा सौंदर्य का परीक्षण दिया है ना, तो देखिए ये जो है गलत हो जाएगा। दूसरा दिए है बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता, ठीक है, देखिए ये हो सकता है। अब विकल्प को देखते हैं, तीसरा भाषा के उच्च ज्ञान का परीक्षण, है ना, तो ये जो है उच्च ज्ञान का परीक्षण ये भी जरूरी नहीं है। चौथा भाषा की पाठ्यचर्या का स्तर ज्ञान, ठीक है ये, लेकिन अगर ये भी सही हो सकता था, लेकिन अगर दूसरा और चौथा विकल्प को देखें तो इन दोनों में ज़्यादा सही कौन सा होगा कि हमको जो है आकलन, बच्चों की जो भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है इससे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोगों को बुक में जो है चौथा भी मिल जाएगा, आप लोगों को आंसर किसी बुक में जो है चौथा दे दिया है, लेकिन ज़्यादातर जो है करेक्ट आंसर आपका दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। देखिए दोस्तों, आप लोग जो है अपना खुद का एक अनुमान लगाने के लिए आप लोग कौन कौन सा करेक्ट हो रहा है उसको देखते जाइए अपना, पहले मैं जब आंसर बताऊंगा तो उससे फिर मिलान करते जाइएगा। देखिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। पहला, भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाए। दूसरा, आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक का प्रयोग अनिवार्य है। तीसरा, भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। तो देखिए अगर इसमें हम विकल्प को देखते हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है,
पहला देखिए क्या लिखा था, भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाए, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। कठिन से कठिन अभ्यास का प्रयोग करेंगे तो फिर भाषा कैसे सीखेगा। दूसरा देखते हैं कि आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक का प्रयोग अनिवार्य है, तो अनिवार्य नहीं है ना। अन्य माध्यमों से भी भाषा सीखा जा सकता है। अब देखिए भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, है ना, तो ये भी गलत है, ठीक है। और देखिए चौथा अगर देखते हैं कि प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है, तो ये करेक्ट है ना। यदि हम जिस प्रकार से बच्चा जो है मातृभाषा को जो है स्वाभाविक रूप से सीखता है, उसी प्रकार हम यदि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को सिखाने की कोशिश करें तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बच्चे के सामने जो है प्रिंट समृद्ध वातावरण करेंगे, तो उससे जो है बच्चा स्वयं से कुछ सीख सकता है ना। तो करेक्ट आंसर इसका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन, नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना, वस्तु या प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती है। देखिए नीना एक टीचर है और वो जो है अपने कक्षा में बच्चे उसके कक्षा में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के संकल्पना, वस्तु या प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। एक ही वस्तु है या एक ही संकल्पना है या एक ही प्राणी है ना, उसके लिए जो है अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं बच्चे। तो नीना जो है ऐसा क्यों करती है। पहला, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए। दूसरा, बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तीसरा, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। चौथा, शिक्षण को अधिक रोचक व व्यस्तता पूर्ण बनाने के लिए। तो देखिए जब बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें एक ही शब्द नहीं, मतलब एक ही संकल्पना हो, चाहे वस्तु या प्राणी के नाम के लिए, है ना, अलग अलग भाषाओं में उसको क्या बोलते हैं, उन भाषाओं के शब्द खोजते हैं। तो इससे क्या कर रही नीना जो है बहुभाषिकता को बढ़ावा दे रही है। क्या कर रही है, करेक्ट आंसर इसका बहुभाषिकता को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। देखिए व्यस्त रखना कोई उद्देश्य नहीं होता है ना, न ही देखिए अलग अलग भाषा का प्रयोग करने का अवसर हो रहा है, तो मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करना ये भी गलत हो जाएगा, है ना। अब देखिए शिक्षण को अधिक रोचक व व्यस्तता पूर्ण बनाने के लिए, तो व्यस्तता पूर्ण बनाना जरूरी नहीं है, रोचक हो सकता था, लेकिन सबसे अगर इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है, बहुभाषिकता को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है। देखिए पहला पठन अक्षमता से, दूसरा लेखन अक्षमता से, तीसरा गणना संबंधी अक्षमता से, चौथा बोलने संबंधी अक्षमता से। तो देखिए डिस्ग्राफिया का संबंध किससे होता है, लेखन अक्षमता से होता है। डिसलेक्सिया का संबंध होता है पठन अक्षमता से, और डिसकैल्कुलिया का संबंध क्या होता है, गणना संबंधी अक्षमता से। डिस्ग्राफिया का संबंध किससे होता है, लेखन अक्षमता से होता है। ये एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। देखिए मौखिक भाषा का सतत आकलन मतलब लगातार आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा। पहला शब्द पढ़वाना, दूसरा सब प्रश्नों के उत्तर पूछना, तीसरा विभिन्न संदर्भों में बातचीत, चौथा सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो देखिए मौखिक भाषा का जब हम सतत आकलन की बात करेंगे तो सतत आकलन के लिए क्या होना चाहिए, केवल शब्द पढ़वाने से नहीं होगा, प्रश्नों के उत्तर पूछने से भी नहीं होगा, है ना, सुने हुए के दोहरा देने से भी नहीं होगा। किससे होगा कि बच्चे को जो है अलग अलग संदर्भों में बातचीत करने के अवसर देंगे, जिससे उसका जो है सही तरीके से आकलन हो पाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। देखिए भाषा में जो है सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या हो सकता है। पहला वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, दूसरा भाषा के व्याकरण का आकलन करना, तीसरा भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, चौथा पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो देखिए भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होता है ना, केवल किसी एक पक्ष का आकलन करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। भाषा से संबंधित जितने भी पक्ष हैं, है ना, सारे पक्षों का आकलन करना सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन में केवल वर्तनी की अशुद्धि दिया है ना, उसके वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, तो इसका आकलन तो होता है लेकिन केवल इसी का नहीं होता है,
है ना। तो इसलिए क्या है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्याकरण का आकलन करना ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल मतलब यहाँ पे व्याकरण दिया है ना, तो व्याकरण के अलावा भी अन्य का भी आकलन वहाँ होता है ना। और चौथा दिया है देखिए, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गई ये, ठीक है, कि हमको इन चारों में सबसे उपयुक्त आंसर क्या है दिया है, देखिए तीसरा जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन दिया है। तो देखिए मौखिक में आपका जो है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन हो जाएगा, ये इसमें शामिल हो जाएगा तीसरा में, ठीक है। उसी प्रकार से देखते हैं अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, तो ये लिखित आकलन में ये भी शामिल हो जाएगा। व्याकरण का आकलन तो ये भी लिखित और मौखिक दोनों में ये भी शामिल हो जाएगा, है ना। इसलिए देखिए बाकी जो है बाकी बिंदु क्या हो रहा है, बिंदु 3 में ही समाहित हो जा रहा है ना। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। देखिए एक भाषा कक्षा में जो है दृश्य श्रव्य सामग्री का जो है उपयोग का उद्देश्य क्या नहीं हो सकता है। पहला, आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, ठीक है। दूसरा, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। तीसरा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। चौथा, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। देखिए आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना ये तो हो सकता है ना। अलग अलग बच्चे की आवश्यकता को ध्यान रखना ये भी हो सकता है ना। देखिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना ये भी दृश्य श्रव्य साधन के उपयोग का उद्देश्य हो सकता है ना। तो देखिए क्या उद्देश्य नहीं हो सकता, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये कोई उद्देश्य नहीं है। तो देखिए क्या यहाँ पे चूंकि उद्देश्य नहीं है पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पाठ्य पुस्तक की भाषा, देखिए पहला, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। दूसरा, तत्सम प्रधान होनी चाहिए। तीसरा, तद्भव प्रधान होनी चाहिए। चौथा, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो देखिए ये जरूरी नहीं है, ये तीनों विकल्प को देखते हैं। सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, हमको बच्चे को सिखाना है ना। तो क्या होगा, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। करेक्ट आंसर होगा हमारा 1। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है ना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। देखिए पहला विकल्प है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। दूसरा, भाषा का व्याकरण सिखाना। तीसरा, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। चौथा, भाषा का प्रयोग सिखाना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है, ना कि भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना नहीं है, ना ही व्याकरण सिखाना है, ना ही उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना। क्या है कि बच्चे जो है भाषा का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर पाए, है ना। ये प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, मतलब विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग बच्चा कर पाए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, पहला, सदैव टकराहट से गुजरती है। दूसरा, सदैव समान होती है। तीसरा, समान हो सकती है। चौथा, सदैव अलग होती है। तो देखिए घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होगा, देखिए ये टकराहट से गुजरती नहीं है। सदैव समान होती है तो सदैव समान नहीं होती है। सदैव अलग होती है तो सदैव अलग भी नहीं होती। क्या होती है कि समान हो सकती है ना। जैसे कि किसी के घर का परिवेश हिंदी है, विद्यालय में भी हिंदी पढ़ रहे हैं, तो समान हो सकती है ना। या फिर किसी के घर का परिवेश जो है, मान लीजिए तेलुगु फैमिली से है ना, तो तेलुगु है, ठीक है। अब क्या है, वो विद्यालय की भाषा हिंदी है तो अलग भी हो सकती है ना। तो इसलिए क्या है, समान हो सकती है, जरूरी नहीं है कि समान ही होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, या अलग ही होगा ऐसा भी नहीं है ना। तो देखिए बाकी विकल्प तो गलत होगा, तो तीसरा विकल्प सही है कि समान हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पहला, भाषा प्रयोग के अवसर। दूसरा, पाठ्यपुस्तक। तीसरा, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। चौथा, व्याकरणिक नियमों का स्मरण मतलब याद। तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। व्याकरणिक नियमों को स्मरण कर लेंगे तो भाषा सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र ये भी जरूरी नहीं है। पाठ्यपुस्तक ये भी नहीं है। सबसे जरूरी क्या है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए
भाषा प्रयोग के जितने ज़्यादा अवसर मिलेंगे बच्चा उतना ज़्यादा भाषा सीख पाएगा। तो यहाँ पे और एक चीज़ और दिया है कि प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर तो यही आएगा कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर मिल पाए। तो करेक्ट आंसर पहला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। देखिए, हिंदी के जो प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन कौन सा हो सकता है? पहला, बाल साहित्य का विविध उपयोग। दूसरा, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। तीसरा, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। चौथा, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो देखिए, हिंदी प्रयोग के विविध रूप को जानना है तो उसके लिए क्या हो सकता है? शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, ये तो नहीं हो सकता है ना। विधि का ज्ञान हो जाने से हिंदी के रूप को जान लेंगे, ऐसा नहीं है। सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, ये भी जरूरी नहीं है ना, कि सुंदर ढंग से पुस्तक छप जाएगा तो उससे ये नहीं कर सकते कि हम हिंदी के प्रयोग के अलग अलग रूप को हम नहीं जान सकते हैं ना। उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, ये भी जरूरी नहीं है ना। तो देखिए क्या हो सकता है? बाल साहित्य का विविध उपयोग, है ना। बाल साहित्य का जब विविध उपयोग करेंगे, अलग अलग तरीके से उपयोग करेंगे, तो वो जो है हमको हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने में सहायक होगा, उपयोगी होगा। तो करेक्ट आंसर पहला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? ठीक है, तो देखिए, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए हाँ आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? पहला विकल्प है जो बहुत छोटी हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, तो देखिए बहुत सारे पात्र हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। जिसमें 2 ही पात्र हो, तो देखिए केवल 2 ही पात्र हो, ये भी ज़रूरी नहीं है ना। चौथा को देखते हैं, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, तो ये करेक्ट है ना। कि प्राथमिक स्तर में जो पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादातर कैसे कहानी का चयन करेंगे? जिसमें शब्द, वाक्य और घटनाओं का वर्णन जो है चित्रात्मक शैली में हो, है ना। चित्रों के माध्यम से कहानी को बताया जा रहा हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? विकल्प है, देखिए, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। दूसरा, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। तीसरा, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। चौथा, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो देखिए क्या होगा? केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता को विकसित करना, ये तो गलत हो जाएगा। कहानी और कविता और कहानी के द्वारा केवल लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल श्रवण कौशल का विकास करना, मतलब जिसमें केवल एक पक्ष का हो, वो लगभग गलत ही रहता है ना। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, तो ये करेक्ट होगा, है ना। बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, है ना। तो चित्रांकन क्षमता जो है रचनात्मकता में तो आ जाएगा, है ना, शामिल हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत होगा, है ना। तो देखिए करेक्ट आंसर कौन है? बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। कौन सा क्वेश्चन है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। इन चारों विकल्पों में कौन सी होनी चाहिए? बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पढ़ने का प्रारंभ। देखिए, पढ़ने का प्रारंभ पहला वर्णमाला से होना चाहिए, दूसरा कहानियों से होना चाहिए, तीसरा कविताओं से होना चाहिए, चौथा अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो देखिए, पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से होना चाहिए? वर्णमाला से होना चाहिए, तो ये गलत है। कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, चौथा अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो देखिए किससे होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर इसका अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अब वो अर्थपूर्ण सामग्री कहानी भी हो सकता है और कविता भी हो सकता है, ठीक है, या फिर अन्य चीज़ हो सकता है। तो इसलिए क्या होगा? देखिए, अर्थपूर्ण सामग्री में कहानी भी शामिल हो जा रहा है और कविता भी शामिल हो जा रहा है, इसलिए दूसरा और तीसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? देखिए, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? पहला, भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। देखिए, भाषा हमें मतलब अनिवार्यता लिखित होती है, मतलब भाषा जो है केवल लिखित होती है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो ये देखिए, है ना, ये सही है। तीसरा, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है ना, तो ये नहीं है ना। व्याकरण भाषा का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है, तो देखिए ये गलत है ना। भाषा और बोली में संबंध होता है।
और तीसरा गलत इसलिए हो जाएगा, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, ऐसा नहीं है। व्याकरण जो है भाषा का मतलब भाषा से व्याकरण आया है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा में जो है नियम रहता है ना। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले करवाते हैं बच्चे लोगों से, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला, बच्चों को अभिनय सिखाना। दूसरा, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। तीसरा, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। चौथा, बच्चों को अनुशासित रखना। तो देखिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, है ना। अभिनय सिखाना उसका उद्देश्य नहीं होता है, ना ही एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग, ये भी नहीं होता है। बच्चों को अनुशासित रखना, ये भी नहीं होता है। क्या होता है कि बच्चे जो है विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग कर पाए, इसके लिए उनको अवसर प्रदान करना, ये रोल प्ले का मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि बच्चे जो है विविध संदर्भ में भाषा का प्रयोग कर पाए। देखिए जहाँ पे विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना आता है, लगभग वो बहुत हद तक सही ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। देखिए भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होगा। पहला, भाषा प्रयोगशाला। दूसरा, अखबार। तीसरा, विज्ञान। चौथा, साइन बोर्ड। तो देखिए भाषा परिवेश में बिखरी मिलती है, मतलब परिवेश में भाषा है, तो इसका मतलब क्या है ना। देखिए अखबार परिवेश से है, साइन बोर्ड भी परिवेश में है, विज्ञान भी परिवेश में है ना। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला में क्या है, भाषा को सिखाया जाता है, लेकिन ठीक है। तो देखिए अगर इन चारों विकल्पों में देखें तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है भाषा प्रयोगशाला होगा, है ना, क्योंकि हमको परिवेश में बिक्री मिलती है बोला है। तो विज्ञान जो है परिवेश में है, अखबार भी परिवेश में है, साइन बोर्ड भी परिवेश में है। अब देखिए भाषा भी बोलना चाहें तो भाषा भी परिवेश में हो सकता है, लेकिन भाषा प्रयोगशाला में क्या करते हैं, स्पेशली हमको भाषा को प्रयोगशाला में सिखाया जाता है, वहाँ हम परिवेश से भाषा नहीं सीखते हैं, ठीक है। तो स्पेशली वो जो है उस वहाँ भाषा प्रयोगशाला में भाषा को सिखाया जाता है ना। बाकी में हम क्या करते हैं, सामान्य तौर से भाषा को अर्जित करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अलग है, इसलिए चारों आंसर में भाषा प्रयोगशाला, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है, तो भाषा प्रयोगशाला पे लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। देखिए लिखते समय बच्चे जो है वर्तनी में त्रुटियां करते हैं, है ना, तो आप भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। दूसरा, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। तीसरा, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। चौथा, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो देखिए 20 बार लिखने के लिए कहना, ये कोई जो है सॉल्यूशन या हल नहीं है ना। देखिए उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, तो ये भी ऐसा भी नहीं करना है। दूसरा, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें, तो ये भी नहीं करना है ना, सख्त निर्देश है ना नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए पहला विकल्प को देखते हैं कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो देखिए ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या है, रचनात्मकता दिखाई दे रही है, मतलब बच्चा जो है स्वयं से बच्चे को दोनों रूप को लिख देंगे, है ना, सही रूप लिख देंगे, और वो बच्चा जो गलत रूप लिखेगा रहेगा उसमें फिर उसको जो है अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, जिससे बच्चे फिर जो है उसकी वर्तनी को समझ जाएंगे कि ये सही है ये गलत है। तो देखिए करेक्ट आंसर पहला विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए।